सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान के भाग 3 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फैले हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये अधिकार महज कुछ नियम नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव तैयार करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। भारत का मैग्ना कार्टा आखिर किसे कहा जाता है? जवाब बिल्कुल साफ है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर बनाए गए हमारे ये फंडामेंटल राइट्स ही असल में भारत के मैग्ना कार्टा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये जस्टिशिएबल हैं। मतलब अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि एक पक्की गारंटी है। इस पूरी व्यवस्था को बिना किसी उलझन के समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। मौलिक अधिकारों के बेसिक्स, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण, धर्म और संस्कृति से जुड़े अधिकार, हमारे संवैधानिक रक्षक और आखिर में इसके अपवाद और नागरिकों के विशेषाधिकार। चलिए एक एक करके इनकी परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मौलिक अधिकारों के बेसिक्स। आइए देखते हैं कि कैसे ये नियम पूरे संवैधानिक ढांचे का ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तब हमें पूरे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी समय के साथ विवादों में रहा। नतीजतन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया गया। अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है जो आर्टिकल 301 के तहत आता है। अब कोई भी अधिकार मांगने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें ये सुरक्षा मिल किसके खिलाफ रही है। आर्टिकल 12 में एक शब्द आता है राज्य या स्टेट, और इसकी परिभाषा बहुत ही व्यापक है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद, पंचायतें, यहाँ तक कि LIC जैसी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। लेकिन, और ये ध्यान रखने वाली बात है, BCCI जैसी पूरी तरह से प्राइवेट संस्थाएं इस स्टेट की परिभाषा के दायरे में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, द राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक फैले ये नियम समाज में निष्पक्षता और बराबरी तय करते हैं। यहाँ समानता के कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही गजब का अंतर देखने को मिलता है। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के बीच का फर्क। इसे ऐसे समझिए, क्या एक बहुत बड़े अरबपति उद्योगपति और एक सड़क किनारे ठेला लगाने वाले व्यक्ति पर बिल्कुल एक जैसी नीतियां लागू की जा सकती हैं? नहीं ना। इसीलिए कानून के समान संरक्षण का सीधा सा मतलब है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के समूहों के साथ ही एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इसी बराबरी को प्रैक्टिकल तौर पर लागू करने के लिए आर्टिकल 16 के तहत कुछ जरूरी अपवाद भी रखे गए हैं, जैसे सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरियों में समानता। आपने मंडल आयोग का नाम तो सुना ही होगा, जिसकी सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ। और फिर 103वें संशोधन के जरिए EWS के लिए भी 10% आरक्षण को मान्य किया गया। ये कदम समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का बराबर मौका देने के लिए उठाए गए हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक का यह हिस्सा हमारी सबसे कीमती व्यक्तिगत आज़ादी की बात करता है। इन अधिकारों को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है समरो। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेनिमोनिक किसी रामबाण से कम नहीं है। एस से स्पीच यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। A से असेंबल यानी शांति से इकट्ठा होना। M से मूव यानी देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमना। R से रिजाइड यानी कहीं भी बस जाना। और O से ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी पेशा चुनना। लेकिन हाँ, ये आज़ादी एकदम एब्सोल्यूट या असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन पर कुछ जायज़ पाबंदियां भी लागू होती हैं। अब मान लीजिए अगर किसी पर कोई अपराध का आरोप लग जाए तो क्या होगा? ऐसे में आर्टिकल 20 3 तरह की मजबूत ढाल बनकर सामने आता है। पहला, किसी को भी उस कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती जो उस अपराध के होने के बाद बना हो। निर्भया मामले के जुवेनाइल वाले फैसले में हमने ठीक यही देखा था। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरा, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे कानूनी इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प विकास देखने को मिलता है। शुरुआत में हम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर सख्ती से टिके थे, जहां सिर्फ कानून की किताब देखी जाती थी। लेकिन ऐतिहासिक मेनका गांधी केस के बाद हम कानून की उचित प्रक्रिया की तरफ बढ़े। मतलब अब सिर्फ कानून का होना काफी नहीं है, उस कानून का निष्पक्ष और न्याय संगत होना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए आर्टिकल 21 को सबसे अहम मौलिक अधिकार माना जाता है। ये सिर्फ सांस लेने या जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसके अंदर ढेरों अधिकार छुपे हुए हैं, जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, चैन की नींद लेने का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार और यहाँ तक कि विदेश यात्रा करने का अधिकार। और हाँ, वो ऐतिहासिक पुट्टुस्वामी जजमेंट तो आपको याद ही होगा। उसी ने आधिकारिक तौर पर निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को भी इसी आर्टिकल का एक अभिन्न अंग माना था। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पड़ाव की ओर, शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म व संस्कृति की स्वतंत्रता। आइए समझते हैं कि हमारा संविधान हर तरह की मान्यताओं की रक्षा कैसे करता है। शोषण से बचाव वाले नियमों को समझना काफी सीधा है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हालांकि इमरजेंसी में राज्य की अनिवार्य सेवाओं के लिए इसमें कुछ छूट है। दूसरी तरफ है आर्टिकल 24, जो खतरनाक जगहों पर बाल श्रम पर सख्त पाबंदी लगाता है, लेकिन 16 से 18 साल के किशोरों को उन सुरक्षित जगहों पर काम करने की इजाजत देता है जो उनके लिए खतरनाक नहीं है। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही पॉजिटिव और अनोखा मॉडल है। आर्टिकल्स 25 से 28 के तहत हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। धार्मिक संस्थाएं अपना प्रबंधन खुद कर सकती हैं और सबसे बड़ी बात, सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। इन अधिकारों की बारीकी देखिए। आर्टिकल 30 खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है, लेकिन वहीं आर्टिकल 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार देता है। अब बारी है पांचवें और शायद सबसे पावरफुल हिस्से की, द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर। चलिए उस सिस्टम को डिकोड करते हैं जो इन सारे मौलिक अधिकारों में असल जान फूंकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और ऐसा कहने की एक बहुत ठोस वजह थी। जरा सोचिए, अगर अधिकारों के हनन पर कोई उपाय ही न हो तो ये अधिकार किस काम के? ये आर्टिकल सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलने की चाबी है, जो इन अधिकारों को लागू करवाना सुनिश्चित करता है। अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 खास तरह की रिट जारी कर सकता है। जैसे अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लिया जाए तो हेबियस कॉर्पस काम आती है, या अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम न करे तो उसे मजबूर करने के लिए मैंडेमस जारी की जाती है। इसी तरह प्रोहिबिशन, सर्ट्योरारी और को वारंटो जैसी रिट्स अलग अलग हालातों में तुरंत इंसाफ दिलाती हैं। अब यहाँ एग्जाम्स के नजरिए से एक बहुत ही काम का फैक्ट है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट निकाल सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है ना कमाल की बात? अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक्सेप्शंस एंड सिटीजन एक्सक्लूसिव्स, यानी कुछ जरूरी अपवाद और सिर्फ नागरिकों को मिलने वाले विशेषाधिकार। देखिए, कोई भी अधिकार पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होता। आर्टिकल 33 संसद को ये पावर देता है कि वो अनुशासन बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारों को सीमित कर सके। इसके अलावा जिन इलाकों में मार्शल लॉ लगा हो, वहां इन अधिकारों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और ध्यान रहे, इन अहम मुद्दों पर कानून बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है। इस एक्सप्लेनेरो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। जरा सोचिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही क्यों रिजर्व्ड हैं? बाहर से आने वाले विदेशियों को ये अधिकार क्यों नहीं मिलते? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि कैसे एक मजबूत लोकतंत्र को दुनिया भर के मानवाधिकारों और अपने खुद के देशवासियों के विशेषाधिकारों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाना पड़ता है।
इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। ऐसे ही शानदार विश्लेषणों के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि सीखने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए।